आ गए सारे? ठीक है जी, तो हमने बात की थी हिस्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में हमने बात कर ली हर्मेटिक सील की, कि हर्मेटिक सील जो है एक मिसनोमर है। ठीक है जी। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में बहुत सारी डिफरेंट चीजें अब तक यूज हुई हैं, लेकिन अब जो फाइनली चीज यूज होती है वो होती है गटा पर्चा। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, पैराफिन, अमेलगम, मेटल्स, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज यूज हुई हैं। मेडिकेटेड सीलर्स के फॉर्म में भी बहुत सारी चीजें यूज हुई हैं, लेकिन आज जो चीज यूज हो रही है वो गटा पर्चा यूज हो रही है। ठीक है, तो हम बाकी चीजों की बात नहीं करेंगे, हम गटा पर्चा की आगे बात करेंगे। ठीक है, हर्मेटिक सील की बात करने के बाद और ये बात करने के बाद कि क्या क्या चीजें यूज हो चुकी हैं पिछले जमाने में, अब हम बात करते हैं टाइमिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन की। टाइमिंग ऑफ सर, ऑब्जर्वेशन। हाँ जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू। सर, एक एमसीक्यू आया था कि जीपी को स्टरलाइज किससे करते हैं आईएमएम में? आपने एक चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है? नहीं, 2%। छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? तो ग्लूटाराल्डिहाइड से करेंगे। इसलिए क्योंकि सर इससे सवाल इतने आए नहीं हुए थे पास पेपर में, तो इन्ना इसलिए। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ नहीं छोड़ना आपने, आईएमएम में बैठ रहे हो, कुछ नहीं छोड़ना आपने। याद रखें, जो चीज छोड़ दी वो पार्ट 2 में भी छोड़ी रहेगी। तो सारी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं मुश्किल होगा, हमने तो आपको हलवा बना के दिया हुआ है, क्यों परेशान होते हैं? डॉक्टर जाजिम मेमन की किताब है, एटलीस्ट किताब तो पढ़ लें वो। मैं किताब में एक्चुअली निकालना चाह रहा हूँ 5.25% सोडियम हाइपोक्लोराइड फॉर 1 मिनट। ठीक है, इससे करते हैं, और ये लिखा हुआ है, अगर आपके हाथ में किताब है इस वक्त तो पेज नंबर 299 खोल लें। तो मैंने ग्लूटाराल्डिहाइड भी पढ़ा कहीं पे। आप पेज नंबर 299 तो खोलें और देखें। डिसइंफेक्ट जीपी को बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू में क्या मार्क करना है आपने, वो जो किताब में लिखा हुआ है वही मार्क करना है। आयरनी है ये। पेज नंबर 299 खोल लें। ठीक है, पेज नंबर 299 में एपिफेनी के नीचे लिखा हुआ है, तीसरी लाइन में। और ये इतना फेवरेट सवाल है कि मेरे सुपरवाइजर ने मुझसे बहुत दफा पूछा है ये। मैं दुआ करता हूं काश पार्ट 2 में भी ऐसे एमसीक्यू आ जाए। खैर, हम टाइमिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे, तो ये सारी बातें जो टाइमिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन में किताब में लिखी हुई हैं, उनको ज्यादा सीरियस नहीं लेना आप लोगों ने। 5.25% सोडियम हाइपोक्लोराइड याद करना सिर्फ नहीं है, 1 मिनट के लिए याद करना भी जरूरी है। ठीक है, करके देखें। 5.25 5.25% सोडियम हाइपोक्लोराइड लें, उसमें 1 मिनट डिप करके देखें। ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा डिप करेंगे तब भी देखें क्या होता है, करेंगे तो याद हो जाएगा, ज्यादा करेंगे तो सॉफ्ट हो जाती है जी। अच्छा, टाइमिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो बातें किताब में लिखी हुई हैं उनको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब टाइमिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिहाज से एक ही बात आपने याद रखनी है। मैं बताऊंगा आपको सारी बातें, ये ना समझे कि मैं कुछ छोड़ूंगा, मैं बताऊंगा सारी बातें। लेकिन जो बात याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि आपने चाहे कनाल को वाइटल केस हो, चाहे नेक्रोटिक केस हो, चाहे सिम्टोमेटिक केस हो, चाहे एसिम्टोमेटिक केसेस हो, इन सारे केसेस में आपने कनाल को 1 विजिट में ऑब्जर्वेट करना है। जिन केसेस में आपने कनाल की ऑब्जर्वेशन नहीं करनी, वो कौन से केसेस हैं, कौन बताएगा? सर, अक्यूट एपिकल एब्सेस। और अक्यूट एपिकल एब्सेस में ऐसा क्या होता है कि ऑब्जर्वेट नहीं कर सकते? सर, बैक्टीरियाज। कैसे पता आप चलता है ड्राई बैक्टीरिया? आप किनाल को ड्राई नहीं करते, वो वीपिंग ऑफ किनाल होता रहता है। वीपिंग कनाल अगर है, तो अगर एक्सुडेट आ रहा है कनाल में से, अगर वीपिंग कनाल है तो यू विल नॉट ऑब्चुरेट द कनाल। ठीक है जी।
तो ये बात जहन में रख लें कि अगर वीपिंग कनाल होगी तो आप ऑब्चुरेट नहीं कर सकते, वरना तमाम सिचुएशन में ऑब्चुरेट कर सकते हैं। इस पे डिफरेंट बातें किताब ने लिखी हैं। एक बात किताब ने ये लिखी कि वाइटल केसेस में कब करेंगे अगर, और नेक्रोटिक केसेस में कब करेंगे। जी डॉक्टर सादिया, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। ठीक है, वाइटल केसेस में एक बहस थी एक जमाने तक कि वाइटल केसेस में 1 विजिट ऑब्चुरेशन करेंगे, और अगर नेक्रोटिक केसेस होंगे तो डिपेंड करेगा कि अगर नेक्रोटिक केसेस में पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो आप उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की इंट्राकनाल मेडिकेमेंट डालेंगे और पेशेंट को रिकॉल करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंट्राकनाल मेडिकेमेंट का क्या काम था, याद करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेसिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द कनाल? एंटीबैक्टीरियल। आई वांट अ साइंटिफिक आंसर। क्या कर क्या रहा था एग्जैक्टली, साइंटिफिकली क्या कर रहा था वो? इंटूम कर रहा था बैक्टीरिया को। नहीं नहीं नहीं, कैल्शियम हाइड्रो इंटोम बैक्टीरिया को सिर्फ एक ही चीज करती है, ऑब्चुरेशन। Calcium hydroxide was actually acting on the lipopolysaccharide moiety of the bacterial molecule। ठीक है, तो जो एंडोटॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर रहा था। ठीक है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिस चीज के खिलाफ अच्छा काम नहीं कर सकता वो ई फिकैलिस है, एंटेरोकॉक्सस ई फिकैलिस है। ठीक है, तो जो भी केस हो, नेक्रोटिक केस हो या वाइटल केस हो, अगर आपको ऑब्चुरेट करना है आप उसको सिंगल विजिट में कर सकते हैं, चाहे नेक्रोटिक केस भी सिम्टोमेटिक क्यों ना हो, बस कनाल ड्राई होनी चाहिए। दिस इज द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट। लेकिन देखा गया है, किताब में भी ये बात लिखी हुई है कि नेक्रोटिक केसेस में लोग प्रेफर करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया जाए। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालने की वजह से कैल्शियम, उस चैप्टर में क्लीनिंग शेपिंग के चैप्टर में ये भी लिखा हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालने का अब कोई एविडेंस ऐसा खास नहीं मिलता कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो वो है आपका स्कोप है बैक्टीरिया का, वो बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, वो एंटेरोकॉक्सस फिकैलिस के खिलाफ काम नहीं करती। अच्छा, तो इससे बेहतर यह है कि आप उसी सूरत हाल में कनाल ड्राई हो रही है तो उसको ऑब्चुरेट कर दें, क्योंकि अगर आपने ओपन रखा और सेकंड विजिट में गए तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो पेशेंट को पेन भी ज्यादा होगा, दूसरी बात पेशेंट को आपको दोबारा सुन भी करना पड़ेगा, एनेस्थीसिया भी देना पड़ेगा, और तीसरी बात कि सेकेंड विजिट में ऐसा हो सकता है कि बैक्टीरिया की तादाद ज्यादा बढ़ जाए क्योंकि आपने कोरोनल सील प्रोवाइड नहीं की है। इन सारी बेसिस की वजह से आपने ये बात डिवाइस की है कि इट इज ऑलवेज बेटर कि यू ऑब्चुरेट इन सिंगल विजिट। ठीक है, सर और एक ये, क्वेश्चन है हाँ जी, सर, ये है कि अगर हम लेट्स सपोज अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लेस कर देते हैं कैनाल में, तो आपको नहीं लगता कि बैक्टीरियल लोड जो है वो बहुत कम हो जाएगा जब हम नेक्स्ट विजिट में उसको बुलाएंगे ऑब्जर्वेशन के लिए, बजाय इसके कि हम फर्स्ट विजिट में कर देंगे। मैं नेक्रोटिक टूथ की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, लाइक सेकंड विजिट में ज्यादा बैक्टीरियल लोड कम हो जाएगा और फिर अगर ऑब्जर्वेट कर दें तो नहीं रिमेनिंग नहीं नहीं, बैक्टीरिया उससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर ईमान रखना बहुत, एक समझें कि बहुत ही आपकी आपका ईमान अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे बहुत ज्यादा है तो आज उस ईमान को कम कर दें। बाकायदा तौर पे रिसर्चेस में साबित हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत बताई जाती है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अच्छा एंटी बैक्टीरियल सोल्यूशन है, अच्छा है, एंटी इंट्राकनाल मेडिकेमेंट के तौर पे अच्छा है, लेकिन जो काम सोडियम हाइपोक्लोराइड कर चुका होता है उसमें कोई ज्यादा बेहतरी नहीं लेकर आता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा नहीं है कि आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के छोड़ दिया तो अब आपका केस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओनली इन केसेस ऑफ वीपिंग कनाल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालना है आपने। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो वो आप एज एन इंट्राकनाल में, सॉरी मैं बात दोबारा चेंज करता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज एन इंट्राकनाल मेडिकेमेंट आप उन केसेस में डालेंगे जिन केसेस में आपने सेकंड विजिट पे पेशेंट को बुलाया है ड्यू टू टाइमिंग रीजन, कि आप टाइमिंग की वजह से उसको कंप्लीट नहीं कर सके। ठीक है, तो अब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के पेशेंट को भेज रहे हैं, समझ गए? इसमें ये रीजन नहीं है कि आपने जो है वो इंट्राकनाल मेडिकेमेंट को डाला है ताकि बैक्टीरियल लोड कम हो जाए। इस बात की कोई तस्दीक नहीं है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से इंट्राकनाल बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बैक्टीरियल लोड कम हो जाएगा और रूट कनाल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बल्कि इस बात में क्लियर हो गई है, अब लिटरेचर बहुत क्लियर है इस बात में कि कोई सिग्निफिकेंट अफेक्ट नहीं होता हीलिंग रेट में इन सिंगल विजिट एंड मल्टी विजिट रूट कनाल ट्रीटमेंट ऑफ नेक्रोटिक टीथ।
सही, ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, इन द केस ऑफ ट्रॉमा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इफेक्ट इज आल्सो नॉट सो गुड। नहीं, इन केसेस ऑफ ट्रॉमा जहां पे एक्सटर्नल इन्फ्लेमेटरी रूट रिजॉर्प्शन हो रही है वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इफेक्ट अच्छा है। इनफैक्ट एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन अगर आप देख ली जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये भी कहते हैं कि 3 महीने के लिए प्लेस करें और बार बार रिफ्रेश करें उसको, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उन केसेस के लिए है जिन केसेस में एक्सटर्नल इन्फ्लेमेटरी रूट रिजॉर्प्शन ट्रॉमा के बाद हो रही हो, ठीक है। उन केसेस में लेडर मिक्स भी यूज करते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज करते हैं। लेकिन एक ऐसे केस में जहां पे आपने पल्प रिमूव किया है और वहां पे नेक्रोसिस है, कनाल ड्राई हो गई है, तो अब आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करने की जरूरत नहीं है, अब आप उसको ऑब्चुरेट कर दें, ठीक है। अच्छा जी, बैक्टीरिया कैल्शियम असल में उन केसेस में कैल्शियम बैक्टीरियल बायोफिल्म के खिलाफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई खास इफेक्ट नहीं देखा गया है, ठीक है। सिम्टोमेटिक एपिकल पेरियोडोंटाइटिस के केसेस में जरूरी नहीं है कि आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लेस करना है। अब रिसर्च कहती है कि आपने अगर आपकी कनाल क्रॉनिक एपिकल एब्सेस का भी केस है और आपकी कनाल ड्राई हो गई है तो आप उसको ऑब्चुरेट कर दें, कनाल ड्राई होनी चाहिए आपकी, ठीक है जी। अच्छा जी, सही है, यहां तक बातें क्लियर है। जी सर। जी सर। अच्छा, अच्छा, कैल्शियम हाइड्रो अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ रहा है रीट्रीटमेंट का, ठीक है, तो रीट्रीटमेंट के केसेस में, अच्छा, वन टीचर सेज दैट देयर इज रेडियोल्यूसेंसी सो गो फॉर सेकंड विजिट एंड प्लेस इंट्राकनाल मेडिकमेंट। व्हाई दे से सो सर? बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाज द ओनली थिंग व्हिच वाज कंसीडर्ड जब रेडियोल्यूसेंसी नजर आती थी। कहते थे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, रेडियोल्यूसेंसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो बैक्टीरियल लोड कम हो जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जिसको प्रूफ किया गया बाकायदा कि अगर लेट सपोज ये आपकी कनाल है, ठीक है, रेडियोल्यूसेंसी किधर है? बाहर है, यहां पे रेडियोल्यूसेंसी, आपने क्लीनिंग शेपिंग इस कनाल के अंदर की, इस कनाल की विसिनिटी में करनी है। इस कनाल की विसिनिटी में जब क्लीनिंग शेपिंग हो गई है और आपने इसके अंदर एक ऐसी चीज डाल दी है जिसकी वजह से इस कोरोनल सील कंप्लीटली हो गई है, तो अब अंदर का सामान अंदर रहेगा, बाहर का सामान बाहर रहेगा। और जब अंदर के सामान की वजह से कोई इनिशिएशन नहीं होगी तो बाहर का एरिया भी खुद ब खुद ही क्या होना शुरू हो जाएगा? हील होना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कनाल के अंदर डालते हैं कि कनाल के बाहर डालते हैं? अंदर डालते कनाल हैं। के अंदर डालते हैं कनाल के। तो व्हाट इज द पॉइंट के हीलिंग बाहर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कनाल के अंदर डालने की वजह से शुरू हो जाएगी? नहीं हो सकता। सर बुक में ये भी लिखा है कि 4 मंथ्स लगते हैं रेडियोल्यूसेंसी को जाने में, जी, तो आप इवन कैल्शियम आफ्टर हाइड्रोक्साइड ऑब्जर्व। क्या 4 महीने तक डाल कर रखें? नहीं नहीं, वो तो सर। डाले ही नहीं, रेडियोल्यूसेंसी का कह रही हूँ कि वो 4 मंथ्स भी ले सकती है जी इवन जी जी, आफ्टर 4 मंथ्स ले ऑब्जर्वेशन। लेती है रेडियोल्यूसेंसी जाने में, बिल्कुल ऐसा ही है। आप एक टूथ को एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्ट करने के बाद बोन फिल कितने अरसे में होती है? इसी तरह रेडियोल्यूसेंसी तो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता बोन कैल्शियम बनता रहता है, वहां पे डिपॉजिट होता रहता है, उस जगह की हीलिंग होती है, ठीक है। तो सर ये वो सारा रैशनल है। वो आई सर डोंट नो अगर व्हाई हम टीचर्स से अस दिस देन। टीचर्स इसीलिए कह रहे हैं आपको क्योंकि वो लिटरेचर, रीसेंट लिटरेचर को नहीं फॉलो कर रहे, वो ओल्ड लिटरेचर को फॉलो कर रहे हैं। ओल्ड लिटरेचर में अभी भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल कर रखें। लेकिन ये कंसेंसस के बाद के साथ बात साबित हो गई है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई खास इफेक्ट नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी की काम करता है। अगर रेडियोल्यूसेंसी मौजूद है और आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई रेडियोल्यूसेंसी पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कम किया है? या तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल के रखें जब तक रेडियोल्यूसेंसी नहीं बनी है, वहां पे खत्म ना हो, तो ऐसा तो नहीं करते आप। तो 7 दिन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालकर उसके बाद निकाल देना, वो किताब तो नहीं, लिटरेचर ये कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालकर रखा आपने तो ऐसा हो सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपना काम खत्म कर दे, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जितनी एंटी बैक्टीरियल पावर है वो यूज अप हो जाए, लेकिन बाहर का जो एरिया है जिसमें बैक्टीरिया मौजूद है वो मजीद कनाल के अंदर एंटर हो जाए, यानी कि बैक्टीरियल इनोक्यूलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी।
अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप यूज करेंगे, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इफेक्ट एक वक्त तक होगा, एक हद तक बैक्टीरिया को मारेगा। लेकिन अगर आप पहले ही विजिट में उसको कंप्लीटली ऑब्चुरेट कर देते हैं तो वो जगह को आपने पहली दफा ही सील कर दिया है, अब कोई बैक्टीरिया अंदर नहीं आ सकता। लेकिन गेम सारी है कि आपने अच्छी तरीके से सील करना है। अगर आपने अच्छी तरीके से सील नहीं किया तो जो बैक्टीरिया डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर छुपा बैठा है वो इंटोम नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। रीट्रीटमेंट के केसेस में भी अब लिटरेचर कह रहा है कि आप वन विजिट कर दें, लेकिन रीट्रीटमेंट के केसेस में कहा जाता है कि ई फिकैलिस मौजूद होता है लाजमी रीट्रीटमेंट के केसेस में, तो आप उसको ई फिकैलिस को मारने के लिए क्लोरहेक्सिडीन यूज करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरहेक्सिडीन यूज करें, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करें, या टीएपी यूज करें, ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट यूज करें। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वहां पे ये बात काफी हद तक साबित हुई हुई है कि रीट्रीटमेंट के केसेस में ई फिकैलिस मौजूद होता है, और ई फिकैलिस को मारने के बहुत सारे तरीकेकार हैं। उसमें यह है कि आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, उसके ये कि आपने सोडियम हाइपोक्लोराइड को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यूज करना है, हीट करके यूज करना है, आपने एपिकल प्रिपरेशन जो लास्ट टाइम हुई है उससे ज्यादा करनी है। ये सारे रीट्रीटमेंट के केसेस हैं, हम रीट्रीटमेंट में भी ये डिस्कस करेंगे बातों को। ठीक है जी, अब आगे चलें। जी सर। अच्छा जी, लेंथ ऑफ द ऑब्चुरेशन पे हमने पहले भी बात की है, किताब भी लेंथ ऑफ द ऑब्चुरेशन पे, कोई एक ऑब्चुरेशन के चैप्टर में भी कहानी लिखती है, कहते हैं कि भाई लेंथ ऑफ द ऑब्चुरेशन कितनी होनी चाहिए। लेंथ ऑफ द ऑब्चुरेशन हमने पहले भी पढ़ा था कि एपिकल कॉन्स्ट्रिक्शन के लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है जी, एपिकल कॉन्स्ट्रिक्शन के लेवल पे होनी चाहिए। और हमने पहले भी पढ़ा कि एफिकेसी ऑफ द रूट कैनाल डिटरमाइन होती है अगर ऑब्चुरेशन विद इन 2 मिलीमीटर ऑफ द रूट कैनाल है। तो ये बात जहन में रखें, जो अगर आपको वो वाली ऑब्चुरेशन करने का शौक है कि बिल्कुल टिप पे मौजूद हो आपकी जीपी और आप बोलेंगे बहुत अच्छी है, तो याद रखें ऐसी जितनी ऑब्जर्वेशन निकाल कर सिस्टमैटिक रिव्यूज में पुराने केसेस निकाल कर रेट्रो रिस्पेक्टिवली देखे गए हैं, उनमें जो जो केसेस फेल हुए हैं वो ओवर एक्सट्रूजन की वजह से फेल हुए हैं। तो आपको जरूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल टिप ऑफ द एपेक्स पे आप रूट कैनाल करें। ऑलवेज जो भी आप लेंथ रखें एपेक्स लोकेटर की उससे 0.5 मिलीमीटर माइनस कर दें, अच्छा सीलर यूज करें और 0.5 मिलीमीटर माइनस कर दें ताकि आपकी ऑब्चुरेशन ओवर ऑब्चुरेटेड ना हो। ठीक है, तो विद इन द रूट कैनाल लिमिट्स हो। ठीक है जी, तो इसमें कोई डिफरेंस आएगा लेंथ में कि अगर नेक्रोटिक में इतनी लेंथ पे करेंगे, 2 जो mm भी शॉर्ट बात करेंगे? थी जो भी बात थी वो बात तब थी जब तक एपेक्स लोकेटर नहीं आया था। एपेक्स लोकेटर जब तक नहीं आया था तो उन्होंने कहा कि भाई नेक्रोटिक में आपने एट द एपेक्स करनी है, 1 मिलीमीटर शॉर्ट ऑफ द एपेक्स करनी है। ठीक है, अगर आपका वाइटल पल्ब है तो आप 2 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर शॉर्ट ऑफ द एपेक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब से एपेक्स लोकेटर आ गया तब से आपको जहन में होना चाहिए आपने लेंथ पे ऑब्चुरेट करनी है। जो 0.0 की रीडिंग आती है वो रीडिंग होती है जिस पे आपका उसके नीचे आपका पल्पल स्टम्प शुरू हो जाता है, तो आपने वो 0.0 की रीडिंग से 0.5 मिलीमीटर शॉर्ट ऑफ द प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन 0.0 पे करनी है लेकिन ऑब्चुरेशन शॉर्ट करनी है आपने 0.5 मिलीमीटर। ठीक है जी, अच्छा जी, अगर रूट कैनाल रिजॉर्व हुई है तो अक्सर होता ही है कि ओवर ऑब्चुरेट कर देते हैं आप, तो रिजॉर्प्शन वाले केसेस में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना है। मैं जो रिजॉर्प्शन एक्सटर्नल इन्फ्लेमेटरी रिजॉर्प्शन वाले केसेस होते हैं जिनमें एबेरेंट एपेक्स होता है उनमें मैं कोशिश करता हूं कि मैं बायोसेरामिक सीलर यूज कर लूं। मेटा का बायोसेरामिक सीलर मेटासील के नाम से आ रहा है, बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन मेरे पास उसके केसेस हैं, आप लोग कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा बायोसेरामिक सीलर के केसेस। वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जो जो मैंने केसेस किए हैं वो एक्सेप्शनल है बायोसेरामिक सीलर से। मतलब मेरा कभी कभार दिल चाहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बायोसेरामिक सीलर पे ही शिफ्ट हो जाऊं, लेकिन चूंकि बायोसेरामिक सीलर इज क्वाइट एक्सपेंसिव so we cannot afford using it in every case। ठीक है जी, अच्छा, अब आ जाते हैं हम के, अच्छा, ऑब्चुरेशन के लिए जब प्रिपेयर करते हैं तो देर आर चांसेस कि स्मेयर लेयर रह जाए, तो स्मेयर लेयर को रिमूव करना जरूरी है। सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करेंगे आप ताकि स्मेयर लेयर निकले। क्यों स्मेयर लेयर को निकलना जरूरी है? क्योंकि स्मेयर लेयर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर 1 से 5 माइक्रोन मीटर तक एक्सटेंडेड होती है, जबकि सीलर जो है वो 80 माइक्रोन मीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है। तो आपको सीलर को पेनिट्रेट करवाना है डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो अगर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर
ऑलरेडी पड़ी हुई होगी स्मेयर लेयर तो कैसे होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि स्मेयर लेयर को नीचे दबा दें, यानी डेंटिनल डेब्रीज से कनाल को ब्लॉक कर दें ताकि टिश्यू फ्लूइड्स जो है वो कनाल के अंदर बाहर से अंदर ना आए, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। और अब कहा जाता है कि आपने अगर ऑब्चुरेट करना है तो स्मेयर लेयर को आप रिमूव कर दें कंप्लीटली, आपकी कनाल में स्मेयर लेयर ना हो, क्योंकि स्मेयर लेयर बाद में बैक्टीरिया का नीश बनकर साबित हो सकती है और वो बाद में ऑब्चुरेशन को खराब कर सकती है। वहां पे वो बैक्टीरिया बाहर निकल के आपकी ऑब्चुरेशन को खराब कर सकते हैं, आपकी जो मैट्रिक्स प्रोटीनेजेस होते हैं वो रिलीज हो सकते हैं और वो कोलेजन डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो भी ऑर्गेनिक डेब्री पड़ी हुई है उसको ये ना सोचें कि वो ऑर्गेनिक डेब्री के अंदर कैल्शियम है और वो बॉन्डिंग के लिए बेहतर हो जाएगा। वो सारा कॉन्सेप्ट बॉन्डिंग के लिए छोड़ दें आप। ठीक है, वो सारा कॉन्सेप्ट आप जब एडहेसिव फिलिंग कर रहे हो उसके लिए छोड़ दें आप। ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि डेब्री फ्री कनाल्स होनी चाहिए, यानी कि आपने स्मेयर लेयर को कनाल के अंदर नहीं छोड़ना। ठीक है, स्मेयर लेयर को निकालने के बहुत सारे तरीकेकार हैं। आप उसके साथ EDTA भी यूज कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक्स भी यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू आप रिमूव कर देंगे और बेहतर यह है कि आप EDTA यूज करें, क्योंकि EDTA बहुत अच्छी तरीके से स्मेयर लेयर को रिमूव करता है। इसके अलावा हमने पहले भी पढ़ा था एमटाइड यूज कर सकते हैं, जो कि मिक्सचर है टेट्रासाइक्लिन का, एसिड का और डिटर्जेंट का। ठीक है, और क्यूमिक्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइडियल रूट कनाल फिलिंग की बात करें तो आइडियल रूट कनाल फिलिंग का एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, जिसमें आइडियल रूट कनाल फिलिंग की सीलर की प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई है और एक तरफ आइडियल ऑब्चुरेशन मटेरियल की भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। ठीक है, तो जहन में रहे कोई ऑब्चुरेशन मटेरियल आइडियल नहीं होता। ठीक है, कोई भी ऑब्चुरेशन मटेरियल आइडियल नहीं होता। सारे ऑब्चुरेशन मटेरियल काम चलाऊ हैं, वक्त के साथ साथ डेवलप हुए हैं और हम उसी तरह यूज करते हैं उनको। ठीक है, रूट कनाल सीलर के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि कैसा होना चाहिए, तो रूट कनाल सीलर की प्रॉपर्टीज में मैं बता देता हूं। किसी ने कुछ पूछा है, EDTA यूज फॉर हाउ लॉन्ग। EDTA 1 to 5 मिनट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात कर लें आइडियल सीलर की, तो कौन बताएगा? ठीक है, पहला पॉइंट यह है कि सीलर के अंदर चिपक होनी चाहिए, यानी कि टैकीनेस होनी चाहिए ताकि वो चिपक जाए। दूसरा पॉइंट यह है कि सीलर जो है वो इनसॉल्यूबल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट यह है कि सीलर जो है वो एंटीबैक्टीरियल हो। ठीक है, चौथा पॉइंट यह है कि सीलर एक्सपैंड ना करे, श्रिंक ना करे। ठीक है, श्रिंकेज नहीं होनी चाहिए सीलर में। ठीक है, पांचवा पॉइंट ये है, अच्छा मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, मैं इसको चार्ज पे लगा दूं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है जी, टिश्यू श्रिंकेज नहीं होनी चाहिए इसमें। दूसरा उसके अलावा ये है कि ये स्टेन नहीं करना चाहिए, नो स्टेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि स्टेन करेगा तो रूट डेंटिन डिसकलर हो जाएगी। ठीक है, छठा ये है कि रेडियो ओपेक होना चाहिए, रेडियो ओपेक होना चाहिए। ठीक है, टिश्यू रिएक्शन नहीं करना चाहिए इसको, टिश्यू रिएक्शन, नो टिश्यू रिएक्शन करे। ठीक है जी, इसके अलावा स्लो सेटिंग हो इसकी, हर्मेटिक सील बनाए। हर्मेटिक सील अगेन वही वाला वर्ड है कि नहीं है। ठीक है जी, आप इस तरह याद कर लें। अब जब भी कोई सीलर की बात करेंगे हम, चाहे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड सीलर की बात करें, चाहे जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल बेस्ड सीलर्स की बात करें, चाहे रेजन बेस्ड सीलर्स की बात करें, रेजन में भी चाहे एपॉक्सी की बात करें, या मेथाक्रिलेट बेस्ड रेजन सीलर्स की बात करें, या कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड सीलर्स की बात करें, जो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है
जिनकी बेसिस पे आप सवाल अगर आता है तो सवाल को सॉल्व करेंगे, वो प्रॉपर्टीज को याद कर लें। ठीक है, सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को जहन में रखेंगे। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है कि बैक्टीरियल हो या एंटी बैक्टीरियल हो, या बैक्टीरियोस्टैटिक हो या बैक्टीरियसाइडल हो, या बैक्टीरिया के साथ अफेक्ट क्या हो उसका। ठीक है, दूसरी बात आप याद रखेंगे कि उसकी अडहेजन कैसी है विद द रूट डेंटिन। ठीक है, यानी कि एडहेजन टू द रूट डेंटिन में यह भी आ जाएगा कि डेंटिनल ट्यूब्यूल को पेनिट्रेट करता है कि नहीं करता। तीसरी चीज में उसका आ जाएगा सॉल्युबिलिटी कैसी है, कोई भी सीलर हो, सॉल्युबिलिटी कैसी है इसकी। ठीक है, स्टेन करता है कि नहीं करता, यानी कि कलर प्रोटेक्टिव है कि नहीं है। दूसरा, डायमेंशनली स्टेबल है कि डायमेंशनली स्टेबल नहीं है, कि श्रिंकेज या एक्सपेंशन करता है। ठीक है, सेटिंग टाइम कैसा है, जाहिर सी बात है जितना ज्यादा सेटिंग टाइम होगा उतना ज्यादा बेहतर है, स्लो सेटिंग होगा तो उतना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स, सील कैसी बना रहा है, ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे आप, तो आप कोई भी सीलर, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आए, चाहे जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल के बारे में आए, चाहे रेजिन के बारे में आए, चाहे कैल्शियम सिलिकेट के बारे में आए, कुछ भी ठोका ठाकी कर कर आप पॉइंट्स बनाकर पूरा एक सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है यहां तक आप लोगों को? जी सर। अच्छा, रेडियो ओपेसिटी के लिए सीलर्स में दो चीजें यूज होती हैं ज्यादातर, उसमें बैरियम सल्फेट है, बैरियम सल्फेट यूज होता है और सिल्वर यूज होता है। ठीक है, ये दो चीजें यूज होती हैं नॉर्मली, बैरियम सल्फेट यूज होता है और सिल्वर यूज होता है। इसके अलावा जो चीज यूज होती है वो कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड सीलर्स में होती है, जिसको कहते हैं बिस्मथ ऑक्साइड, जो कि अब यूज नहीं होता। बिस्मथ ऑक्साइड की जगह क्या चीज यूज होती है कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड सीलर्स में? टैंटलम जर्कोनियम। ऑक्साइड, टैंटलम ऑक्साइड और जर्कोनियम ऑक्साइड यूज होते हैं। ठीक है, क्यों बिस्मथ ऑक्साइड को रिप्लेस कर दिया टैंटलम और जर्कोनियम से? स्टेनिंग करवाते। कब स्टेनिंग करवाता है, कोई खास रीजन है स्टेनिंग का, या कोई खास टाइम पे स्टेनिंग करवाता है? बाय प्रोडक्ट को इसका निकलता होगा शायद। ब्लड के साथ रिएक्ट कर जाए तो भी स्टेन करवा देता है, लाइट के साथ रिएक्ट कर जाए तो भी स्टेन करवा देता है। इसके अलावा जिस भी चीज के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड अगर पड़ा हुआ उसके साथ भी रिएक्ट करके कुछ ना कुछ स्टेनिंग करवा देता है, इसीलिए खतरनाक है, इसलिए बिस्मथ ऑक्साइड को निकाल दिया गया। ठीक है जी, तो हमने सीलर्स की बात कर ली। सीलर्स का काम क्या होता है, सील करते हैं। सीलर्स का काम क्या है, सील करते हैं और लुब्रिकेट करते हैं कनाल को। याद रहे कि जब भी आपने, अच्छा मैं सवाल पूछता हूं ताकि याद हो जाए आपको, एमएफ पे एक्सरे लेते हुए कनाल ड्राई होनी चाहिए, कनाल वेट होनी चाहिए? सर क्वेश्चन रिपीट कर। क्या पूछा है सर आपने? एमएफ का एक्सरे अगर आप ले रहे हैं, एमएफ का एक्सरे ले रहे हैं तो कनाल ड्राई होनी चाहिए कि कनाल वेट होनी चाहिए? ड्राई। एमएफ सर क्या? अच्छा, मास्टर एपिकल फाइल। मास्टर एपिकल फाइल का अगर एक्सरे ले रहे हैं तो सर ड्राई होनी चाहिए, ड्राई सर, ड्राई होनी। कोई और बताएगा? मास्टर एपिकल फाइल का जब भी एक्सरे लेंगे तो कनाल वेट होनी चाहिए आप, उसके बाद आपने ड्राई करनी है कनाल को, क्योंकि आपको कनाल में लुब्रिकेशन चाहिए ताकि आपकी जीपी लेंथ तक पहुंचे। ठीक है, तो मास्टर एपिकल फाइल का जब भी आपने एक्सरे लेना है तो कनाल होनी चाहिए वेट, उसके बाद आपने कनाल को ड्राई करना है। जब ही सीलर के अंदर टैकीनेस और सीलर के अंदर एक लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी भी डाली गई है, जब ही, ताकि वो जीपी को लेकर नीचे तक एपेक्स तक पहुंच जाए। अगर कनाल ड्राई होगी तो ऐसा हो सकता है कि जीपी कहीं बीच में रुक जाए, तो इसीलिए एमएफ का एक्सरे लेते हुए भी कनाल वेट होनी चाहिए। और जब आपने एमएफ का एक्सरे ले लिया उसके बाद आप निकालेंगे, कनाल को ड्राई करेंगे, सीलर लगाएंगे ताकि सीलर में लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी हो। ठीक है, सीलर का काम ये होता है कि डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाए और डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को इंटोम कर दे ताकि कोर मटेरियल जो गटा पर्चा आया है वो गटा पर्चा अच्छी तरीके से फिल कर ले। ठीक है, अगर तो
अगर तो सीलर एक्सट्रूड हो गया है कनाल से बाहर तो कोई इशू है? यस सर। क्या इशू यस है? सर, अगर एक्सट्रूड हुआ है तो वो कंप्रेशन कर सकता है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व पे और पैरेस्थीसिया कॉज कर सकता है अगर ज्यादा क्वांटिटी में हुआ है लोअर के केस जबरदस्त, में। इन्फेक्शन भी हो जाता है। ये किसने बोला है? और मोहसिन ने सर, बताया ये? जी सर, क्या बात है, जबरदस्त। आप बताओ क्या कहते क्या है इस कंडीशन को? तो पैरेस्थीसिया हो जाता है। सीलर टॉक्सिसिटी। नहीं जी, हम्म, सही बताने पे तो कुछ मिलना चाहिए यार, छोटा मोटा चीज नहीं, कोई चीज। मैं भी आपको कोई इंसेंटिव दूंगा आपको इंशाल्लाह, अगर आपने सही बता दिया तो जल्दी से बता दें। वैसे सीलर पॉप होता है, बनता है। हाय 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 हाय, सीलर पफ तो बस मैं सुन सुनकर परेशान हो गया हूँ। जो नए रेजिडेंट्स आते हैं बस वो सीलर पफ के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। बस कहीं से सीलर पफ मिल जाए, कहीं से सीलर पफ बन जाए। ओहो, सीलर पफ। कौन बताएगा? कोई एक बता दे। किताब किसके हाथ साथ में सामने खुली हुई है? खुली हुई है लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ से बताना है। 1049, पेज नंबर 1049। 1049। मेरी बुक में 289 पेज पे है ऑब्जर्वेशन। एंडोडोंटिक रिकॉर्ड्स एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चैप्टर है एंडोडोंटिक रिकॉर्ड्स एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। खोल लिया? जिनके पास नई पेज नंबर किताब है, बता दो। जिनके पास पुरानी किताब है उनके पास 1049, पेज नंबर 1049। जिसने खोल लिया बताए क्या लिखा हुआ है 1049 पे हेडिंग में? तो पुरानी किताब में बताएं कौन सी पेज है। से हेडिंग बता दें, इस तरह नहीं मिलता। कंपार्टमेंट सिंड्रोम की हेडिंग लगी हुई है। ये पाथवेज ऑफ पल्प का वो एडिशन है जो एक पुराना एडिशन है, अभी जो नया एडिशन आया उससे पहले वाले एडिशन की बात कर रहा हूं मैं। 1049 पेज नंबर है, और ये जो हेडिंग लगी हुई है कंपार्टमेंट सिंड्रोम की, इसको मार्क कर लें, बहुत बड़ा बड़ा मार्क कर लें, फोल्ड कर दें पेज। मुझे लगता है आप लोग ये चैप्टर तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिल गया? नहीं सर। पेज नंबर 1049, चैप्टर है एंडोडोंटिक रिकॉर्ड्स एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, मिल गया। पैरास्थीसिया प्रिवेंशन में तो नहीं लिखा हुआ। पैरेस्थीसिया प्रिवेंशन इसके बाद वाला टॉपिक है मेरे ख्याल से। पैरेस्थीसिया प्रिवेंशन में ही लिखा हुआ होगा, सही आपके पास। तो ये रीजनेबल वर्सेस अनरीजनेबल एरर्स की मेन हेडिंग है, उसके अंदर हेडिंग है कंपार्टमेंट सिंड्रोम की। मिल गया आपको? अगर नहीं मिला है तो व्हाट्सएप खोल कर देख लें, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर। सर मिल गया। मिल गया है? मेरे ख्याल से इससे पहले चैप्टर तो कभी खुला भी नहीं होगा। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ओके जी, तो इस चीज को कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जिसमें सीलर बाहर एक्सट्रूड हो जाता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर एक्सट्रूड हो जाता है, या मेडिकेटेड सीलर
N2 सर्जेंटी पेस्ट जो होता है वो एक्सट्रूड हो जाता है और वो जाके नर्व को कंप्रेस कर रहा होता है और कंपार्टमेंटलाइज कर देता है एक एरिया को, जिसकी वजह से वहां पे एक सेंसेशन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा पेन में आ जाता है, नर्व कंप्रेस हो रही होती है, इसको कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है जी, ये पार्ट अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इन्फ्लेमेशन और एडिमा हो जाता है वहां पे इसकी वजह से। ठीक है जी, नॉर्मल टिश्यू हीमोस्टेसिस खराब हो जाता है और टिश्यू प्रेशर बढ़ जाता है, कैपिलरी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है और लोकल टिश्यू नेक्रोसिस हो जाती है ऑक्सीजन डेप्रीवेशन की वजह से। इसका ट्रीटमेंट तो ये है कि आपने उस सीलर को डाइल्यूट करना है, उस जो सीलर गया है नीचे उसको आपने जो है वो डाइल्यूट करना है। कभी कभार इसमें ट्रेफिनेशन भी करनी पड़ती है, यानी कि बोन को ओपन करके वहां पे इरिगेट करना पड़ता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक टिप्स यूज करें आप उसमें और वहां पे उस जगह को क्लोज करें। ठीक है सर, विद टाइम जो रिजॉर्प्शन नहीं हो जाएगी सीलर की? देखें, ये ज्यादातर सीलर जो होता है ना पैराफॉर्मल्डिहाइड कंटेनिंग सीलर की वजह से होता है ये, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड सीलर से इतना ज्यादा कॉमनली नहीं होता, लेकिन N2 पेस्ट या सर्जेंटी पेस्ट से ज्यादा कॉमनली होता है। ये तो पैराफॉर्मल्डिहाइड तो रिजॉल्व नहीं करता, पैराफॉर्मल्डिहाइड तो बहुत खतरनाक होता है और पैराफॉर्मल्डिहाइड जो है वो नर्व को वो भी कर देता है, नर्व प्रैक्सिया भी, न्यूरोप्रैक्सिया भी करवा सकता है। तो इसके अंदर न्यूरोवेस्कुलर बंडल और उस न्यूरोवेस्कुलर बंडल के एरिया में जाके आपको ओपन ड्रेनेज करनी पड़ती है, रेट्रोग्रेड रेस्पिरेशन करनी पड़ती है और नीचे जाकर। ठीक है जी, आउट ऑफ द टॉपिक बात की, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, सीलर्स नॉर्मली रिजॉर्बेबल होते हैं, तो अगर एपेक्स के बाहर निकल जाएं तो उनकी वजह से बहुत ज्यादा मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन टिश्यू हीलिंग और रिपेयर डिले हो जाती है। ठीक है, तो सीलर पफ के बारे में जो कहानी है ना, सीलर पफ जो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, ये बात ध्यान में रखें, सीलर पफ कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डिले करती है हीलिंग को, पेशेंट को पेन देती है, डिले करती है हीलिंग को, लेकिन उसकी वजह से कोई ज्यादा बड़ा मसला क्रिएट नहीं होता। तो अगर सीलर पफ बन गया है तो ये इस बात की निशानदेही है कि आपने एपिकल पेटेंसी मैनेज की हुई थी, एपिकल पेटेंसी मेंटेन की हुई थी। ठीक है, ये इसका अच्छा पॉइंट है। ठीक है जी, तो और सीलर ये भी डिपेंड करता है कि सीलर कौन सा सीलर यूज कर रहे हैं। अगर आपने बायोसेरेमिक सीलर यूज किया है या सिलिकेट बेस्ड सीलर यूज किया है तो कोई मसला नहीं है, उसकी इतनी साइटोटॉक्सिसिटी नहीं होती, लेकिन जिंक ऑक्साइड यूजनॉल बेस्ड सीलर्स की साइटोटॉक्सिसिटी होती है। इसी तरह पैराफॉर्मल्डिहाइड कंटेनिंग सीलर्स की साइटोटॉक्सिसिटी होती है और वो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स भी रिलीज करते हैं। तो ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स रिलीज करने की वजह से ये इशू आता है। अब हम आ गए सीलर्स के टॉपिक पे। हम 4 से 5 तरह के सीलर्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ZOE, जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल बेस्ड सीलर्स। ठीक है जी, जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल बेस्ड सीलर्स की बात करते हैं तो जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल बेस्ड सीलर्स की कॉम्पोजिशन किससे होगी? जिंक ऑक्साइड होगा और यूजेनॉल होगा। ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूँ क्या नाम था सीलर का, मैं नाम भूल गया, मेरे ख्याल से रॉथ सीलर था ये, जो जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल बेस्ड सीलर्स निकले थे। जी सर, रॉथ ही है। रॉथ, क्या बात